हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचमेंट के लाइव सेशन के अंदर। आज जो है थोड़ा टेक्निकल इश्यू के चलते 2 बार क्लास को एग्जिट करना पड़ा। तो अभी अपने जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अभी अपने जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं या अपने अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, जिसके अंदर सबसे पहला था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेकंड जो था अपना क्वथनांक उन्नयन, थर्ड वन जो है हिमांक अवनमन। ये तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला जो है एक ही लेक्चर में आपको मिलेगा, सेकंड और थर्ड है ये दूसरे लेक्चर में है, और ये आज हम कंप्लीट करेंगे प्राशन दाब को। तो देखिए प्राशन दाब वास्तव में होता क्या है। प्राशन दाब, प्राशन की जो क्रिया होती है, प्राशन की क्रिया के दौरान लगने वाला दाब जो है वो क्या कहलाता है, आपका प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब जिसको अपने पाई से डिनोट करते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। यहां आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि प्राशन की क्रिया को अपने समझने से पहले जो हमें ज्ञात होना चाहिए वह होता है विसरण। देखिए विसरण या इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी जो पदार्थ है वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो उसका गमन है या उनका जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अर्थात किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन है वह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे अपने घरों के अंदर, पूजा घर के अंदर अपने जो अगरबत्ती करते हैं, अगरबत्ती एक कमरे के किसी कोने के अंदर करने के बाद में उसकी जो खुशबू है वो पूरे अपने जो घर है उसके अंदर हमें खुशबू महसूस होती है। इसी तरह से आपने कोई भी डीओ परफ्यूम अपने यूज में लेते हैं तो अपने पूरे घर के अंदर उसकी जो खुशबू है वो हमें प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी विसरण कहलाती है। अर्थात किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अब लिखना चाहें तो अगरबत्ती की सुगंध जो है का कमरे में करना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका विसरण। फिर हम बात करते हैं विसरण के बाद में जो है वो आपका रहता है प्रासरण। प्रासरण या जिसे अपने कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या प्रासरण वह प्रक्रिया होती है यदि ये जो विसरण है इसी प्रक्रिया को अपनी एसपीएम का अर्थ होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। यदि विसरण की जो प्रक्रिया है वह एसपीएम के माध्यम से होती है तो वह क्या कहलाएगी, प्रासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। अर्थात
किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता है तो वह क्या कहलाती है प्रक्रिया? प्रासरण कहलाती है। यहाँ आपको थोड़ी विशेषताएं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अच्छे से पता होगा, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है या वह मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर केवल जो विलेय है, विलेय के कण जो हैं या अणु हैं वह क्या हो सकते हैं? अपारगम्य होगी। ये जो है विलेय के अणु के लिए क्या होगी? अपारगम्य होगी। और केवल ये विलेय के अणु के लिए अपारगम्य होगी, केवल जो विलायक के अणु होते हैं उनके लिए कैसी होती है? ये पारगम्य होती है। अर्थात ऐसी झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक के जो अणु हैं उनको आर पार जाने देती है, ना कि विलेय के अणुओं को। ये विशेष ध्यान रखना है। जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी उसके अंदर केवल विलायक के जो अणु हैं वे ही एक विलयन से या एक जो अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं। विलेय के अणुओं को का जो आकार है वो बड़ा होने की वजह से अर्ध पारगम्य झिल्ली से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, प्रासरण की जो क्रिया होगी उसमें केवल किनका योगदान होगा? विलायक का ही योगदान होगा। अर्थात किसी भी विलायक का, अपनी शुद्ध विलायक का, अपने कह दें शुद्ध विलायक का विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। जो प्रासरण होता है वह आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रासरण होता है? पहला जो प्रासरण होता है बहिःप्रासरण और अंत्यप्रासरण। देखिए, प्रासरण को हम यहाँ दो भागों में बांट सकते हैं। पहला रहता है आपका बाह्य प्रासरण, प्रासरण या एक्स ऑस्मोसिस। दूसरा होता है अंतः प्रासरण या एंडो ऑस्मोसिस। बाह्य प्रासरण की प्रक्रिया के अंदर ऐसा प्रासरण होता है कि जब किसी भी जो, जैसे अपने अंगूर है, अंगूर को यदि चाशनी में डाल दिया जाए, अंगूर जो है वो क्या हो जाता है? पिचक जाता है। अंगूर क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, और पिचकने से उसका जो रस है वो कहाँ निकल जाएगा? चाशनी के अंदर चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी बाह्य प्रासरण कहलाती है। अंत्य प्रासरण का उदाहरण अपने बहुत से एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे किशमिश है या जो चने हैं, इनको यदि अपने पानी के अंदर भिगोते हैं, भिगोने के बाद में चना या जो आपका किशमिश होता है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। अर्थात बाहर वाला जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? किशमिश या चने के अंदर चला जाता है। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? अंत्य प्रासरण कहलाती है। फिर जो बात आती है, इस चीज को अपने एक थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं, प्रयोग प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक मैंने ये बड़ा टब लिया है जिसको बीचों बीच मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे एसपीएम लगा दिया, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने यहाँ पे लगा दी। ये जो झिल्ली है वो कौन सी झिल्ली है? एसपीएम या अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने लगाई है।
एक तरफ मैं कह रहा हूं कि शुद्ध जल भरा हुआ है, एक तरफ आपने शुद्ध जल भरा हुआ है और दूसरी तरफ आपने क्या लिया है, चीनी का घोल कह दो या शर्करा का जलीय विलयन कह दो। मैं कह रहा हूं शर्करा का जलीय विलयन। अब आप देखें कि इन दोनों के ऊपर यदि मैं एक पिस्टन लगा देता हूं यहाँ पे, और पिस्टन भी कैसा है, घर्षण रहित पिस्टन है, इधर भी एक पिस्टन आपका लगा रहे, ये मैं कहूं कि यहाँ पे पिस्टन ए है और ये पिस्टन बी आपका लगा हुआ है। ए और बी जो पिस्टन है कुछ समय तक इसमें क्या होगा, प्रासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रासरण की क्रिया प्रारंभ होने के बाद में होगा क्या कि जो विलायक के अणु है वो कहाँ जाएंगे, इधर जाना प्रारंभ कर देंगे। इधर जाएंगे तो पिस्टन जो बी होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे जैसे ए जो पिस्टन है वो नीचे की ओर आएगा और बी पिस्टन ऊपर की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। हम यदि बी जो पिस्टन है इसको उसी स्थिति में रखना चाहते हैं और ए और बी पिस्टन को अपने स्थिति में बदलाव नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक दाब लगाना पड़ेगा। बी जो पिस्टन है उसके ऊपर अपने को एक दाब लगाना पड़ेगा ताकि शुद्ध जो विलायक है इसके अणु विलयन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो ऐसा जो दाब होगा वही दाब क्या कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाता है। वह कौन सा दाब कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाता है, जिसको अपने ऑस्मोटिक प्रेशर या इसको पाई से भी डिनोट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जो विलयन है उस पे लगाया गया वह दाब जिसके माध्यम से शुद्ध जो विलायक है उसके अणु विलयन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, वह दाब क्या कहलाएगा, आपका प्रासरण दाब कहलाता है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो प्रासरण दाब की क्रिया होती है इसका ठीक जो विपरीत अपने जो पढ़ते हैं जिसको अपने कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रासरण दाब का जो विपरीत गुण रखने वाला है उसे अपने कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसको कहा जाता है व्युत्क्रम प्रासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस या इसको बोला जाता है आरओ। अपने बहुत से शब्द जो आरओ जो है अपने शब्द आजकल सामान्यतः घरों के अंदर काम में लेते हैं। तो आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस का अर्थ ये होता है कि यदि विलयन के अंदर अर्धपारगम्य जो झिल्ली है उसके ऊपर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, उसके ऊपर प्रासरण दाब जो अपना पाई है इससे अधिक कोई दाब लगा दें, अपने प्रासरण दाब से अधिक यदि अपने कोई दाब लगा देते हैं जिससे जो विलायक के अणु हैं, विलायक के अणु जो हैं वो क्या करे, विलायक के जो अणु हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं। प्रासरण में इसका विपरीत होता है, ये ध्यान रखना आपको। वहां विलायक के जो अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, और यहां मैं कह रहा हूं कि विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना प्रारंभ कर दें तो वह क्या कहलाएगी प्रक्रिया, व्युत्क्रम प्रासरण कहलाती है। या आपने ये कहें कि विलयन से जो विलायक के अणु है वो कहाँ आना प्रारंभ कर दें,
शुद्ध विलायक की ओर आना प्रारंभ कर दें तो वह प्रक्रिया आपकी कहलाती है व्युत्क्रम प्रासरण या आरओ। जो अपने फिल्टर के रूप में भी आरओ को यूज में लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पे वह काम करता है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जैसे समुद्री जो जल होता है, जल जो होता है उसके अंदर लवणीय जल होता है। लवणीय जो जल होता है इसको शुद्ध करने के लिए, इसको शुद्ध जल में बदलने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, आरओ को काम में लेते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि जो जल है उसके जो लवण है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध जल या अपने जिसको क्या देते हैं शुद्ध विलायक। ये क्या था आपका लवणीय जो जल है वो कैसा हुआ, वह विलियन के रूप में। अर्थात विलियन से हमें शुद्ध विलायक यदि प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विपरीत जो है प्रोसेस करनी पड़ेगी। अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा हम समुद्रीय जो लवणीय जो जल है उसको शुद्ध जल के अंदर बदल सकते हैं। फिर जो प्रासरण दाब है उसके सूत्रों की जो अपने स्थापना करते हैं उसको अपने पढ़ लेते हैं। प्रासरण दाब की के सूत्र या सूत्रों की सूत्र की स्थापना पर सबसे पहले जो है प्रासरण दाब का जो सूत्र है वो वान ठाप के द्वारा, वान ठाप समीकरण के माध्यम से निकाला गया। तो पहला इन्होंने कहा वान ठाप बॉयल नियम, बॉयल जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन का जो प्रासरण दाब है वह निर्भर करता है किस पे, सांद्रता पे निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी विलयन का प्रासरण दाब पाई का मान सांद्रता सी पर निर्भर करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो नियम है वह आपका है ताप का नियम, वान ठाप ताप का नियम, वान ठाप ताप का नियम, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रासरण दाब का मान टी के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपकी समीकरण नंबर रही 2। अर्थात प्रासरण दाब ताप और सांद्रता दोनों के क्या है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से तो हम कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। सी और टी दोनों के ही क्या है, ये समानुपाती है। और हम जानते हैं कि सांद्रता जो होती है वह क्या होती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जितना अधिक सांद्र विलयन होगा उसकी आयतन की मात्रा उतनी ही कम होगी, और जितना अधिक कम आयतन होगा उतना ही विलयन जो है वो क्या होगा, अधिक सांद्र होगा। दोनों विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो पाई इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं टी ओवर टी, या अपने कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एस टी अपॉन वी, एस यहाँ पे स्थिरांक है जो सामान्यतः अपने गैसों के लिए जो आर स्थिरांक लेते हैं या गैस स्थिरांक जो अपने लेते हैं इनकी वैल्यू समान होती है एस, या इसको आपने आर के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण बन जाती है क्या, पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर आर टी। ये जो समीकरण हमें यहाँ प्राप्त हुई है, ये समीकरण एन की वैल्यू यदि 1 मोल अपने लेते हैं,
अर्थात 1 मोल यदि कोई अणु है उसके लिए ये वाली समीकरण रहेगी पीवी बराबर आरटी। और यदि हम कहें कि यहाँ मोलों की संख्या n मोल हो, किसी विलयन में n मोल उपस्थित हैं, तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, पाई वी बराबर एन आर टी। ये ठीक वही गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आर टी के जैसी ही ये समीकरण हमें प्राप्त होती है। ये समीकरण आपकी क्या कहलाती है, वन हाफ समीकरण के नाम से जाना जाता है। एन यहाँ पे क्या है, आपके विलय के मोल है, विलय के मोलों की संख्या है। और आप जानते हैं कि विलय के जो मोल n की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं हम, विलय का भार, ये द्रव्यमान अपने कहते हैं विलय का द्रव्यमान, और बटे विलय का मलद द्रव्यमान, इसके माध्यम से अपने इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पीवी बराबर डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी, ये वाला मान इसका हमें प्राप्त होता है। यहां आपने देखा कि कोई भी जो विलयन होगा उसके लिए आयतन का मान है वो निश्चित होगा, तापमान और आर का मान भी क्या होगा, निश्चित होगा। अर्थात पाई की जो वैल्यू है वो किस पे निर्भर हो रही है, एन पे डिपेंड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्राशरण जो दाब है उसका जो मान है वो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर कर रहा है। अर्थात यह एक क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसके बाद में जो अपने बात कर रहे हैं वो आपको जो प्राशरण दाब है इसके लिए टर्म्स जो काम में ली जाती हैं, 3 तरह का यहाँ सॉल्यूशन हमें काम में देते हैं, उसके बारे में अपने आज चर्चा कर लेते हैं। प्राशरण दाब के आधार पे अपने जो है 3 तरह के सॉल्यूशन काम में लेते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या जिसको अपने कहते हैं समप्रासरी विलयन। दूसरा विलयन रहता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या इसको कहते हैं अतिप्रासरी। और तीसरा आपका रहता है हाइपोटोनिक, या अलपप्रासरी विलयन। तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। इसमें समप्रासरी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर दो जो समान सांद्रता होंगे, समान सांद्रता के जो यदि अपने सॉल्यूशन लेते हैं, दो समान सांद्रताओं के यदि विलयन हो तो वह आपस में क्या कहलाएंगे, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। अर्थात मैं कहूं सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन जो सेकंड है, दोनों की सांद्रता यदि समान है तो वह क्या कहलाएगा, समप्रासरी विलयन कहलाएगा। ऐसे विलयन के अंदर प्रासरण की जो क्रिया है वो संभव नहीं होती, क्योंकि दोनों की अंदर जो है सांद्रता का मान क्या है, समान है, कोई अधिक या कम या ज्यादा नहीं है। अतिप्रासरी का मतलब ये होता है कि यदि दो विलयन हैं उसमें मैं कहूं कि सॉल्यूशन फर्स्ट जो है उसकी सांद्रता अधिक हो सॉल्यूशन सेकंड से, तो यहाँ जो सॉल्यूशन फर्स्ट है ये क्या होगा आपका, दूसरे की तुलना में पहले की जो प्राशरण दाब की क्षमता है या सांद्रता जो है वो अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, अतिप्रासरी विलयन कहलाता है। तीसरा प्रकार आता है जिसके अंदर यही एग्जांपल यदि लें तो इसके अंदर सॉल्यूशन जो सेकंड है वो क्या होगा, अल्पप्रासारी होगा,
प्रासरी होगा, और जो सॉल्यूशन फर्स्ट है वो क्या होगा, अति प्रासरी या हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन सेकंड जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर अपने करेंगे इसके जो अंतिम टॉपिक हमारे रहे हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, और इसके अलावा जो है असामान्य जो मोलर द्रव्यमान के मान हैं उनको भी अपने पढ़ेंगे। आज के लिए